Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of The Hindu of 26th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding एनआईए फाइल चार्जशीट इन पुलवामा अटैक केस। अब आपको पता है एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर दी इन पुलवामा अटैक केस। तो एनआईए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनआईए फॉर्म कब हुआ था? जब हमारा 26/11 का अटैक हुआ था। आपको मई में याद होगा 26/11 का जब अटैक हुआ था 2008 में। उसके बाद 2000 एक्ट के थ्रू 2009 में बनी है। तो एनआईए का एक्ट कब बना है? तो एनआईए एक्ट बना है 2008 में और ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है? 2009 में बनी है। एक्ट के थ्रू बनी है तो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। पहली बात तो ये हो गई। फिर एनआईए क्या है? काउंटर टेररिज्म एजेंसी। ये जरूर ध्यान रखिएगा, काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। कब बनी थी मैंने आपको बता दी, 26/11 के हमले के बाद हमें जरूरत महसूस हुई है टेररिज्म के लिए कोई एजेंसी हो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। सबको पता है इसके रीजनल हेडक्वार्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा। इसका डायरेक्टर जनरल होता है, उसकी पावर सेम होती है जैसे किसी डीजी होता है जो स्टेट पुलिस का, सेम इसका ऐसी एक डायरेक्टर जनरल होता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? वेरी इंपॉर्टेंट, एमएचए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसका जुडिक्शन का होता है कोई भी खतरा हो, देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी या थ्रेट हो तो उधर इसका काम आता है। या हमें किसी फॉरेन स्टेट से कोई फ्रेंडली रिलेशन करना है या हमारा कोई भी टेररिस्ट से रिलेटेड केस हो तो वो इसके अंदर आता है। अब इसमें काउंटरफीट जो नोट्स हैं उनको भी जोड़ा गया है क्योंकि अभी रिसेंटली एनआईए में अमेंडमेंट हुआ है तो उसमें बहुत सारी चीज अमेंडमेंट हुई है। और अब एक एसआई लेवल का जो सब इंस्पेक्टर लेवल के जो इंस्पेक्टर हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पहले डीएसपी लेवल तक अलाउड था, लेकिन अभी रिसेंटली एनआईए में अमेंडमेंट हुआ है तो उसमें एसआई लेवल को जोड़ दिया गया है। क्या एसआई लेवल के भी अगर जो हमारे सब इंस्पेक्टर भाई हैं, सर हैं, भाई क्या है सॉरी, जो सब इंस्पेक्टर के सर हैं तो वो लोग भी अब इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये इसमें अच्छा है। और एनआईए को कभी भी स्टेट की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो किसी भी स्टेट में बेधड़क होकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जबकि सीबीआई को क्या है कि सीबीआई को स्टेट में जाने से पहले स्टेट अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन एनआईए को ऐसी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। सो बस आप इतना शॉर्ट में ध्यान रखेंगे, इसी से आपका सवाल बन जाएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज हाँ, कैपिटल एयर क्वालिटी इंप्रूव बट स्टिल। अभी आपको पता है लॉकडाउन था तो बहुत एयर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क आया, लेकिन अभी भी वर्स्ट है अमंग बिग सिटीज़। कहाँ की? दिल्ली की। तो अभी हमें जानना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। AQI बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो AQ क्या है कि डेली रिपोर्टिंग देता है, डेली एयर क्वालिटी के बारे में बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि मंथली बताता है, क्वार्टरली बताता है, नहीं डेली बताता है। कौन करता है इसको? तो CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो ये इसको करते हैं सब चीज। इसमें जो आपको याद रखना है ये लास्ट वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसमें 6 कैटेगरी हैं, 6 कैटेगरी और 8 पॉल्यूटेंट, ऐसे याद रख सकते हैं 6 और 8, 6 कैटेगरी 8 पॉल्यूटेंट। तो इनके तो नाम ही याद रखने हैं 8 के जो हैं, तो ऐसे याद करते हैं। देखिए PM2.5, PM10, SO2, NO2, CO, O3, NH3, PB। तो ये 8 पॉल्यूटेंट है और 6 तरह की कैटेगरी है, नेमली इनका याद रख सकते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये डेली निकालता है कितने पॉल्यूटेंट है, कितनी कैटेगरी है, बस आपका काम हो जाएगा, ये पूछा जाएगा। और फिर इसके बाद इस एयर क्वालिटी हो गया। इसके साथ ही एक आपको इस सफर भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए सफर की फुल फॉर्म पहले याद रखिए, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी। एक तो एयर क्वालिटी को चेक करता है और वेदर फोरकास्टिंग भी करता है, देखिए नाम में पता चल रहा है। और इसकी मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सफर की मिनिस्ट्री जरूर याद रखिएगा, सफर इज इन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसमें क्या आपने दिल्ली में देखोगे बड़े बड़े एलईडी डिस्प्ले लगे रहते हैं। दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़े एलईडी डिस्प्ले लगे रहते हैं रोड पे 24/7, जिसमें आता रहता है सब कुछ कि वेदर फोरकास्ट इतना है, ये क्या है। तो ये पहला पॉइंट याद रखना है, लास्ट पॉइंट याद रखना है। फिर ये मॉनिटर करता है यहाँ तक कि ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, रेनफॉल। तो ये सब मेजर क्यों करता है? क्योंकि वेदर फोरकास्ट भी करता है। जबकि एयर क्वालिटी तो केवल एयर क्वालिटी इंडेक्स तो केवल एयर क्वालिटी को बताता है, लेकिन सफर जो है वो एयर क्वालिटी भी बताता है और वेदर फोरकास्ट भी करता है। तो ये सब चीजें देखता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड। और इसमें 8 जो तो है ही ये पॉल्यूटेंट, जो एयर क्वालिटी के इंडेक्स के जो 8 पॉल्यूटेंट तो है ही। इसमें ये 3 और है अलग से, तो 8, 9, 10, 11 ऐसे, बेंजीन, टाउलिन और जाइलिन। ये जो बेंजीन, टाउलिन, जाइलिन है ये सफर नापता है, तो इसके भी आप याद रख सकते हैं। दोनों में से एक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इन एग्जाम, तो यूपीएससी का फेवरेट भी है। कभी कभी इनके डिफरेंस से मिलके, मतलब इन दोनों को मिक्स कर देगा क्वेश्चन और उसमें से आंसर पूछने की कोशिश करता है। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हो मैंने सबको आपको एक जगह नोट कर दिया, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज
हाँ, एनजीटी स्लैम मिनिस्ट्री रिपोर्ट ऑन क्लीन एयर प्रोग्राम। अब एनजीटी में बहुत बार बता दिया था, इसमें बहुत बार आ रहा था क्लीन एयर प्रोग्राम, तो एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो बस आपको ये याद रखना है कि नेशनल जो क्लीन एयर प्रोग्राम है इसका एम क्या है, बस एम याद रखिएगा, यही पूछा जाएगा। तो इसका एम है कि हमें 20 से 30% रिडक्शन करना है। कितना? 20 से 30% रिडक्शन करना है एयर पॉल्यूशन का। कब तक? 2024 तक। बस आपको ये याद रखना है कि हमें ये करना है। ये 2017 से शुरू हुआ था, 2024 तक का था। बस आपको ये ध्यान रखना है। जैसे शुरुआत नहीं पूछी जाएगी, एंडिंग जरूर पूछी जाएगी कि एनसीएपी का जो हमें रिडक्शन करना है 20 से 30%, वो कब तक करना है? तो 2024 तक करना है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ऑल ओवर इंडिया चल रहा है? नहीं, और ये ऑल ओवर इंडिया नहीं है, अभी शायद 23 स्टेट्स में। तो इतना स्पेसिफिक टारगेट नहीं पूछेंगे कितनी स्टेट्स में, क्योंकि ये सिटी वाइज चल रहा है, तो अभी ऑल सिटीज में नहीं है। या ऑल अगर बोल रहा है कि ऑल इंडिया में चल रहा है, तो नहीं, अभी ऑल इंडिया में नहीं चल रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। बस यही दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। सो नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अरुणाचल 6 शेड्यूल स्टेटस मांग रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो कह रहा है कि हमें 2 ऑटोनॉमस काउंसिल चाहिए, 2 ऑटोनॉमस काउंसिल चाहिए। इस ऑटोनॉमस काउंसिल उन्हें मिलती है जो 6 शेड्यूल एरियाज होते हैं। ये और चीजें आप याद रख सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश कह रहा है हमें 2 ऑटोनॉमस काउंसिल दे दो। तो ऑटोनॉमस काउंसिल होनी चाहिए, तो उन्हें 6 शेड्यूल एरियाज में जाना पड़ेगा। तो 6 शेड्यूल एरियाज क्या होते हैं? ATMM। ATMM ये आपको पता है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इस बार मैंने सही बोला? अरे यार वो जल्दी जल्दी में निकल जाता है। बहुत बार मेरे को लोग कमेंट्स में बोलते हैं, तो अच्छी बात है। देखिए, आप मेरे को कमेंट्स में बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बोलिए, लेकिन आप सही होने चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छे, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो यार इंसान हूँ, करता ही हूँ यार गलती, अब मैं क्या बोलूँ, जल्दी जल्दी में हो जाती है एक्चुअली। अगर मैं भी पढ़ूंगा ध्यान से तो नहीं होगी, लेकिन क्या होता है कि लेक्चर अगर मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ाऊंगा तो बहुत 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो द नेक्स्ट, यहाँ इसी को कंप्लीट कर लेते पहले। तो 6 शेड्यूल एरियाज जो लिखा गया वो आर्टिकल 244 में लिखा गया। पहले तो इंपॉर्टेंट बात हो गई, 6 शेड्यूल एरियाज के जितने भी लिखे हैं ATMM, ये आर्टिकल 244 में इसका मेंशन है। फिर गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट है कि 6 शेड्यूल एरियाज में गवर्नर जो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के एरियाज को नेम को भी चेंज कर सकता है, जितने भी ऑटोनॉमस हैं। जैसे 6 शेड्यूल एरियाज में टोटल 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं, केवल त्रिपुरा में 1 है, त्रिपुरा में 1 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, बाकी आसाम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, या ऑटोनॉमस हम काउंसिल बोल सकते हैं। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का अगर नेम चेंज करना है, उनका एरिया चेंज करना है, या कुछ भी करना है, तो गवर्नर कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, जो इस पे पावर है 6 शेड्यूल एरियाज पे, वो स्टेट की अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है। 6 शेड्यूल एरियाज पे जो अथॉरिटी है वो स्टेट की है। लेकिन आपको पता है 5th शेड्यूल एरियाज में भी, जो 5th शेड्यूल है उसमें भी शेड्यूल पर एरिया, क्या कहते हैं, शेड्यूल एरियाज आते हैं, कम से कम 10 स्टेट्स हैं उसमें। 5th वाली जो शेड्यूल है उसमें 10 स्टेट्स हैं, वो भी शेड्यूल एरियाज हैं। तो 5th वाले शेड्यूल में जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो यूनियन होता है, मतलब सेंट्रल होता है। लेकिन 6 शेड्यूल एरियाज में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो स्टेट के पास है। ये एक एक्सेप्शन है। 5 और 6 का डिफरेंस, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में ये डिफरेंस है। शेड्यूल 5 के जो शेड्यूल एरियाज हैं उनका जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो यूनियन होता है, और शेड्यूल 6 के जो एरियाज हैं उसमें एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो स्टेट होता है। फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी एक्ट हैं वो यहाँ पास नहीं होंगे, या पास होंगे इन्हीं की रजामंदी से होंगे। ये चाहे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहे, कौन से, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये सारी जो बातें हो रही हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस काउंसिल के लिए हो रही हैं, कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और काउंसिल में कोई भी एक्ट स्टेट का या पार्लियामेंट का तभी लगेगा जब उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो या कुछ भी करना हो। फिर ये हो गया। इसके पास बहुत सारी सिविल और क्रिमिनल पावर है। किसके पास? ऑटोनॉमस काउंसिल जो है, ये 10 की जो ये ऑटोनॉमस काउंसिल है, इनके पास बहुत सारी क्रिमिनल और वाइड सिविल पावर्स हैं। बस आपको याद रखना है। लेकिन जुडिक्शन है इनका हाई कोर्ट, ये सबसे हाई कोर्ट, इन पे कोई भी जुडिक्शन कर सकता है, तो सिंपल सी बात है। और 6 शेड्यूल ये तो मैंने बताई थी, 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं इन 4th स्टेट एरिया। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश चाह रहा है कि उसे 6 शेड्यूल एरिया में डाल दो, ताकि उसे 2 ऑटोनॉमस काउंसिल मिल जाए। ऑटोनॉमस काउंसिल मिल जाएगी तो स्टेट का पूरा अधिकार आ जाएगा। गवर्नर चाहे तो उस पर कुछ भी डिसीजन ले सकता है, ये इस पर सिविल लॉ बना सकते हैं, ये इस पर क्या कहते हैं क्रिमिनल लॉ तक बना सकते हैं, और कोई भी चाहे तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल एरियाज में डाल दिया जाए। ठीक है। एक इसमें बात हुई है ILP, इनर लाइन परमिट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इनर लाइन परमिट आप ध्यान रखिएगा, रेजिडेंट्स को दिया जाता है, जो इंडियन रेजिडेंट्स है, इंडियन रेजिडेंट्स को दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फॉरेनर्स जो आते हैं उनको ILP नहीं दिया जाता है, सबसे पहली बात तो ये याद रखिए। और ILP मतलब इंडियन लाइन परमिट क्या है कि घूमने के लिए, अगर इंडिया आदमी को थोड़ी जगह घूमने के लिए परमिट की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसलिए इनर लाइन परमिट दिया जाता है। तो ये कहाँ दिया जाता है? तो ऐसे याद रखेंगे आप, अमीना, ये 3 स्टेट हैं इसमें, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी अमीना।
आसाम, मिजोरम और नागालैंड, इन 3 स्टेट में इनर लाइन परमिट दिया जाता है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म है इसकी अमीना। अगर कोई पूछे इनर लाइन परमिट कहाँ दिया जाता है तो अमीना में दिया जाता है, आसाम, मिजोरम और नागालैंड। तो आपका काम हो जाएगा। ये ILP जो है किस एक्ट के थ्रू आया है, तो बंगाल का एक एक्ट है, बंगाल फ्रंटियर एक्ट करके बोलते हैं, जो 1873 में आया है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, आपका वैसे नहीं पूछेगा, सिविल सर्विस का हो गया ज्यादा डिटेल क्वेश्चन, तो CAPF में नहीं पूछना चाहिए, फिर मैंने बता दिया। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, विराट टू हेड टू अलंग-यार्ड। अभी आपको पता है कि विराट जो ये हमारा क्या कहते हैं डीकमीशन्ड हो गया था 2017 में। INS विराट है, आपको पता है जो पहला जो हमारा नेवल शिप है वो कौन सा था, विक्रांत था। आपको ये ध्यान होना चाहिए, पहला जो था विक्रांत था, इसको भी डीकमीशन बहुत पहले हो चुका है और ये तो स्क्रैप्ड भी हो गया। आपको पता है इसके स्क्रैप से एक बाइक भी बनी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। तो ये INS विराट है, तो इसको बहुत लोग कह रहे थे कि इसको एक म्यूजियम बना दो, लेकिन ये म्यूजियम नहीं बन पाया है, इसको भी अभी स्क्रैप्ड कर रहे हैं, तो ये बिक गया है। तो बस आपको याद रखना है अभी रिसेंटली कौन सा ऐसा INS है जिसको बेचा गया है, तो आप याद रखिएगा बस INS क्या कहते हैं विराट उसका नाम है। पहला था INS विक्रांत, ये दूसरा INS विराट। तो ये कि भी किसने खरीद लिया, श्री राम ग्रुप ने 38 करोड़ में इसका स्क्रैप खरीद लिया। और कुछ इसमें नहीं जानना। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, मॉनसून सेशन फ्रॉम September 14। सॉरी यार, गला बैठ गया। मॉनसून सेशन, आपको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। कौन सा होता है, एक तो बजट सेशन होता है, उसके बाद होता है मॉनसून सेशन, और तीसरा होता है विंटर सेशन। बस आपको याद रखना है इस न्यूज से कि इंडियन पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, और किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहा है, नहीं, ये कन्वेंशन है। एज पर कन्वेंशन, देखिए यहाँ पे भी लिख रहा है पार्लियामेंट हैज टू मीट विद इन 6 मंथ। तो 6 मंथ का ये जो चीज है कि 2 सेशन के बीच का टाइम पीरियड 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कन्वेंशन है, ऐसा नहीं है कहीं लिखा हुआ है, कन्वेंशन से काम चल रहा है। तो बस इसमें ये जानना है और कुछ नहीं जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एस जंक्शन, आप सब जयशंकर, तो आप सब इनको जानते होंगे। तो ये अब अगले महीने शायद जाएंगे, SCO की नेक्स्ट मंथ में मीटिंग है। तो SCO वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम संघाई पैक्ट भी बोलते हैं। ये यूरेशिया का, जो यूरोप और एशिया को जो बीच का जो पार्ट है, यूरोप और एशिया, देखिए आपको पता है यहाँ तो यूरोप है हमारा और ये हमारा एशिया वाला पार्ट है, तो इसके जो बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं यूरेशियन। तो इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों है। देखिए पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये SCO जो है। कब बनी थी, 2001 में बनी थी। कहाँ बनी थी, शंघाई में बनी थी। इसके फाउंडिंग मेंबर ये हैं, और आज उज्बेकिस्तान इसमें बाद में ऐड हुआ है, और रिसेंटली इसमें इंडिया पाकिस्तान भी ऐड हो गए। तो इंडिया पाकिस्तान भी जो है वो SCO के मेंबर हैं। इसको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ, TRUCK, ट्रक पिक। ये इसकी 8 मेंबर हैं जो अभी इसमें ऐड हुए हैं, 4 इसमें ऑब्जर्वर भी हैं, तो ऑब्जर्वर इतने नहीं पूछे जाएंगे, ओरिजिनल जो मेंबर हैं यही पूछे जाएंगे। तो ट्रक पिक इसकी शॉर्ट फॉर्म है। 8 जो इसके फुल टाइम मेंबर हैं, पाकिस्तान और इंडिया अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं नए नए मेंबर। तो ये क्या है, तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और किर्गिस्तान। तो ऐसे ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आप याद रख सकते हैं, बस ये जरूर याद रखिएगा कितने मेंबर हैं। तो मैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म आपको बता देता हूँ। इसमें एक रेट्स भी होता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो रेट्स कर भी पूछ लेता है, रेट्स किससे रिलेटेड है, तो बस आपको याद रखना है ये टेररिज्म से रिलेटेड है, एंटी टेररिज्म से रिलेटेड है, जो किसके अंदर आता है, SCO के अंदर आता है, बस और नहीं पूछा जाएगा इसमें कुछ। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अभी आप हमें स्टडी फंडा के इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे फॉलो करने के देखिए फायदे क्या हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि, क्योंकि इंस्टा आजकल सब के लिए चला रहे हैं, तो इंस्टा आप अपने यूज़ के लिए चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको शॉर्ट पिक डालते हैं। जैसे मैं भी अपने कभी कभी नोट्स डालता रहता हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, काराकोरम लद्दाख जस्कर, तो ये इतना ईजी क्वेश्चन था जो 2019 में पूछा गया था, काराकोरम लद्दाख जस्कर पीर पांजाल ऐसे करके। तो ये हमने ऑलरेडी डाला था इसमें। ऐसी प्लेट टेक्टोनिक्स की तो यहाँ छोटी छोटी पिक्स डालते हैं, तो आपको आसानी होगी। तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने नहीं करा है। फायदा आप ही का, नहीं करें क्योंकि इसमें कोई पैसा तो खर्च हो नहीं रहा। अगर आपका एक क्वेश्चन भी, अगर आपके 2-4 क्वेश्चन भी यहाँ से फंस गए, तो आप समझिए 2 क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। फाइनल जब लिस्ट बनती है ना, तो 2 या 4 नंबर से रह जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आप चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपको छोटे छोटे पिक्स मिल जाएंगे। जो लोग बोलते हैं सर नोट्स, तो यहाँ ऑलरेडी नोट्स हैं यार, आप जा ही नहीं रहे हो। तो आप हमें स्टडी फंडा, आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो स्टडी फंडा ऐसे आप टाइप करेंगे, आपको स्टडी फंडा मिल जाएगा। और आप जो बंदे चाहें मेरे को फॉलो करना चाहें, तो मेरी आईडी इंस्टाग्राम की है शिवम_त्यागी_ST,
ये मेरी इंस्टाग्राम की है, लेकिन मेरी इंस्टाग्राम पे कुछ आपको ये मटेरियल नहीं मिलेगा, मैं पहली बता देता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी बस ऐसी, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। बाकी मेरे को फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फॉलो स्टडी फंडा को करने का फ़ायदा है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी न्यूज़ डालते हैं। आप चाहे तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। सो ये हो गई थोड़ी मोटिवेशन हमारे चैनल के लिए। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज रेजिंग एज ऑफ मैरिज विल पोज प्रॉब्लम। अभी क्या हो रहा है कि आपको पता होगा जो 15 अगस्त था, तो वहाँ हमारे मोदी जी ने बोला था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि हम गर्ल्स की एज को बढ़ा दें, 18 से 21 ही कर दें, क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी का भी मामला है कि हमने वुमेन्स की एज 18 कर रखी है, मेंस की एज 21 कर रखी है, तो ऐसा बढ़ा दें या नहीं, तो इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। तो ये अब ये लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि पोज करेगा प्रॉब्लम्स, क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो यंग पीपल हैं, यंग पीपल जो मतलब प्यार मोहब्बत से अपने माँ बाप के विरुद्ध जाके शादी करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम आएगी, ऐसा इसमें लिखा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, कोई मेरे को ऑफेंड हो जाते हैं लोग, मेरे को समझ में नहीं आता मेरे पे क्यों ऑफेंड होते हैं, जो न्यूज़ में लिखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें ये लिखा है कि रेजिंग एज करे हुए फ्रॉम 18 से 21 विल लीड टू इंक्रीज इन पेरेंट्स बैकलैश अगेंस्ट यंग एडल्ट्स हु मैरी अगेंस्ट द विशेष ऑफ देयर पेरेंट। तो इसमें ऐसा लिखा है। इसमें जो बात हुई है, जो 18 साल और 21 साल, आपको पता है गर्ल्स की एज 18 और बॉयज़ की एज 21 का जो ये प्रोविजन है, ये किस एक्ट के थ्रू है? तो पीसीएमए एक्ट है 2006 का, ये जरूर ध्यान रखिएगा। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड में, मतलब ये तो पहले से ही डिसाइड है, एक एक्ट था, लेकिन अगर इसका उल्लंघन होता है तो इसके तहत जो सजा होती है वो इस एक्ट के थ्रू होती है। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत सजा हो सकती है कितने साल की? 2 साल की। तो इसमें जो इधर जो लिख रहा है वो ये लिख रहा है, देखिए एक होता है पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट क्या होता है? अरे यार, एक तो कल मेरे को एक कमेंट आ रहा था, मेरा पेन नहीं चल रहा, कि सर आपका पेन चाइना का है क्या? मैं रीड कर रहा था, तो हाँ ये बात सच है कि मेरा पेन चाइना का ही है। तो आप समझ सकते हैं चाइनीज़ माल की कितनी बुरी हालत है। अभी मतलब 1 महीना ही हुआ है और ये हालत हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, हमें अपने काम करना है। हाँ, ये पॉस्को एक्ट। तो पॉस्को एक्ट क्या? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट, ये 2012 का है। तो ये 2 एक्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे शादी हुई, अब किसी यंग पीपल हैं 2, उन्होंने अपने माता पिता के विरुद्ध शादी कर ली, फिर माता पिता के दबाव में आके कोई भी, भली लड़की पक्ष भली लड़के का पक्ष, मतलब अपनी लड़की को वापस लिया, मान के चलिए लड़की को वापस लिया, तो वो लड़के पे फिर केस लगा देते हैं। लड़के पे केस लगाएंगे, देखिए 2 तरीके का केस लग सकता है, एक तो पीसीएमए एक्ट भी लग सकता है और पॉस्को एक्ट भी लगता है। तो देखिए वो लोग लड़के पे पॉस्को एक्ट लगाते हैं कि आपने हमारी लड़की का, इसमें ऐसा लिख रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये जो पॉस्को एक्ट है इसके अंदर किडनैपिंग, रेप और ये सब चीज़ें आती हैं पॉस्को एक्ट के अंदर। तो इसमें प्रावधान है 20 साल की सजा का, तो पॉस्को एक्ट लगाते हैं ताकि उस लड़के को 20 साल की सजा हो। लेकिन वहीं अगर मान के चलिए कि माँ बाप अपने बेटे या बेटी की शादी इस एज से कम में कर देते हैं, जैसे अगर बेटी की शादी 15 में कर दी और लड़के की शादी अगर मान के चलिए 18 में कर दी, तो उन माँ बाप को जो सजा होती है वो पीसीएमए में होती है। इसमें जो प्रावधान है बस 2 साल की सजा है, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो ये सब ये बोल रहे हैं कि आप अगर ऐसे रेज करेंगे एज, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। हमारे काम का इसमें जो था वो मैंने आपको बता दिया, जो एक्ट है वो काम के हैं। पॉस्को एक्ट 2012 में कितनी सजा है, पीसीएमए एक्ट में 2006 में क्या क्या है, कैसे होता है। आज का क्वेश्चन है वो कौन सा एक्ट है जिसमें डिसाइड किया गया था कि गर्ल्स की एज 14 रहेगी और बॉयज़ की एज 18 रहेगी? पुराना एक्ट है, इसमें जो पहले तो बहुत ही कम थी, तो एक मिनिमम एज तय करी गई थी कि गर्ल्स की एज 14 रहेगी और बॉयज़ की एज 18 रहेगी। वेरी फेमस एक्ट, सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है, यूपीएससी ऑलरेडी ये सवाल 14 और 18 वाला कि कौन सा एक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे को आंसर देंगे और कल का आंसर है 75। हमारे यहाँ कितनी पीवीटीजीज हैं? तो 75 पीवीटीजीज हैं और 14-18 का आज मेरे को एक्ट बताएंगे। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज चाइना फ्लोट्स ब्रिक्स 5 5G। अब चाइना कह रहा है कि हमने पूरे जितने ब्रिक्स के नेशन हैं वहाँ 5G का नेटवर्क आ रहा है, लेकिन इंडिया में नहीं आ रहा। तो आप बस ये याद रखेंगे ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पहले नहीं था, साउथ अफ्रीका हमारा लेटेस्ट मेंबर है, पहले केवल ब्रिक नेशन हुआ करता था, ब्रिक नेशन था। इसमें जो साउथ अफ्रीका है वो बाद में ऐड हुआ है, बस आपको याद रखना है। तो ये ब्राज़ील, रशिया और चाइना तो खुद और साउथ अफ्रीका, इन सब देशों में 5G जो हवाई वाला है, हवाई का जो 5G है वो लगेगा, केवल इंडिया ने नहीं लग रहा है। तो अभी चाइना इसीलिए रो रहा है कि ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। चाइना क्यों इतना ड्रामेबाजी कर रहा है आप समझ रहे हैं? क्योंकि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा उसे पैसा दे सकता है इकोनॉमी के मामले में, क्योंकि आपको पता है हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। और अगर मान के चलिए 5G ये ला रहे हैं
तो हम इनसे क्यों लेंगे, हम खुद से बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का हम फॉलो करेंगे। अब हमारे जियो में आपको पता मुकेश अंबानी जी, उन्होंने कह दिया कि हम 5G इंडिया में लॉन्च करेंगे, तो हम इनसे क्यों टेक्नोलॉजी लें, हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाएंगे, हम अपना पैसा देश के अंदर रखेंगे, यहाँ भेजने की हमें क्या जरूरत है। सो बस आपको याद रखना है कि इंडिया जो है वो हवाई की 5G नेटवर्क नहीं ले रहा है, ऐसी यूके भी नहीं ले रहा है, यूएस भी नहीं ले रहा है, इन सब ने हवाई को बैन कर रखा है। तो लेकिन ब्रिक्स में अगर क्वेश्चन आ जाता है, ब्रिक्स में सब ले रहे हैं केवल इंडिया को छोड़ के। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने मेंस में भी कहीं यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे पेपर में भी, और अगर वैसे जनरली पूछ जाता है तो क्या है कि आप सैटेलाइट का यूज करेंगे। ऐसी पहली बैंक है जो सैटेलाइट का यूज कर रही है, आईसीआईसी बैंक फॉर फार्म क्रेडिट। अगर फार्मर को लोन चाहिए अब किसी चीज का, तो अगर जैसे नाप करना हो लैंड का, या यही देखना हो कि ये जुताई की लैंड है, जुताई मतलब एग्रीकल्चर लैंड है या मतलब ऐसी बेकार लैंड है, तो उसको आप सैटेलाइट से देख लेंगे। तो अच्छी टेक्नोलॉजी, आप अपने कभी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में क्वेश्चन आता है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर का एडवांसमेंट कैसे होगा, तो ये अच्छा एक आप उसमें टॉपिक डाल सकते हैं कि फार्म क्रेडिट के लिए अब बैंक जो है वो लैंड सर्वे भी नहीं कर रही है। वो आईसीआईसीआई बैंक है, वो 15 दिन में खत्म कर देगी, आपको लोन दे देगी, तो आप फॉर्मल लोन्स दीजिए। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि एग्रीकल्चर में जितने फार्मर्स हैं वो फॉर्मल लोन्स नहीं लेते। फॉर्मल लोन्स मतलब वो बैंक से लोन नहीं लेते, वो कैसे लोन ले लेते हैं, इनफॉर्मल लोन्स ले लेते हैं, जमींदार से लोन ले लेते हैं, किसी और से लोन ले लेते हैं, बटाई पे दे देते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उनको बस समझाना चाहिए कि आप फॉर्मल लोन्स लीजिए। फॉर्मल लोन्स में क्या है, एक तो आपको टाइम पे करने का मौका मिलता है, दूसरा अगर आपकी कोई चीज मतलब आप पे नहीं कर पाए तो थोड़ी सी पेनल्टी लगती है, दूसरा पेनल्टी कभी कभी लगती नहीं है फार्मर्स के केस में, और आपको इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ता है। यहाँ इनफॉर्मल में तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है भाई। तो उनको हमें यही इंस्पायर करना चाहिए जितने फार्मर हैं, तो या जिनके यहाँ हो रहा है फार्मर, मैं भी एक एग्री फार्मर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ भी होता है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना भी अगर लोन से कुछ लेते हैं तो आप प्लीज बैंक से लोन लीजिए। यार गांव में, हमारे गांव जैसे हैं तो वहां तो आरआरबीज हैं, आप आरआरबी से बैंक लोन इतनी आसानी से मिलता है, जैसे सिटी में तो प्रॉब्लम है लोन लेने में। आप आरआरबी में जाइए, अपने जमीन के कागज दिखाइए, वो आपको केसीसी दे देंगे। आजकल तो किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में अच्छा लोन मिलता है, 3 या 4% की ब्याज लगती है इस पर। तो आरआरबी क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ आर ओवर। सो आज थोड़ा लेक्चर शायद लंबा हो गया, उतना ही मेरे को पता नहीं। तो जो नए लोग हैं वो, यार मैं क्या बोलूँ, अब तो आप समझ गए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, जो है वो कर लें। इंस्टा पे फॉलो मेरे को भी कर सकते हैं, स्टडी फंडा को भी कर सकते हैं, पर स्टडी फंडा इज़ वेरी गुड फॉर यू। और मैं तो, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो जो मेरे से कुछ पर्सनल पूछना चाहे मेरे को भी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही यार, अपनी मेहनत करते रहिए। और आज का क्वेश्चन जो है कि लड़कों की एज 14, वो लड़कियों की एज 14 और लड़कों की एज 18 किस एक्ट के थ्रू तय करी गई है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं है तो गूगल करके बताइए, मैं कल इसका आंसर दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ध्यान रखिएगा। तो जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।